गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हो रहा था भाई? क्या किया जा रहा था लास्ट? केमिकल बॉन्डिंग में क्या लास्ट बात हो गई थी? अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो गया होगा, यानी हो गया था। चलिए, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आप कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन, जिसको हम लोग ये कोऑर्डिनेट के बाद हम लोगों ने सिडविक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। एक छोटी सी चीज और बता दें, फिर हम लोग VSEPR थियरी पढ़ेंगे, जिससे चाहे स्कूल हो चाहे कंपटीशन हो, क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। आपने देखा होगा कि इनका शेप कैसा होता है, ज्योमेट्री कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंगल क्या होता है, ये सब आता रहता है। तो उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें जानना है, जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। इस पे सवाल स्कूल में भी पूछते हैं, कंपटीशन में तो आता ही। फॉर्मल चार्ज। अभी आइए, अब ये फॉर्मल चार्ज होता क्या है? कई बार ऐसा हम दिखता है कि मॉलिक्यूल पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसमें अंदर जो एटम्स होते हैं उन पे चार्ज होता है। जैसे हमको H2SO4 दे दिया गया, तो H2SO4 के ऊपर थोड़ी कोई चार्ज दिख रहा, प्लस माइनस कुछ नहीं है। हमको HNO3 दे दिया गया, तो HNO3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसके अंदर जब हम सारे एटम को चेक करेंगे तो हो सकता है हमें चार्ज मिले। तो ऐसे को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज का मतलब चार्ज ऑन द इंडिविजुअल एटम इन द मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो हर एक एटम पे चार्ज होता है उसको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। तो हम क्या कहेंगे? चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जो इंडिविजुअल एटम पे चार्ज होता है उसको हम कहते हैं फॉर्मल। अच्छा, अब सुनना इस बात को ध्यान से। अगर किसी मॉलिक्यूल पे मान लो हम लिखते हैं SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, इसका मतलब अभी हम निकाल के चेक करेंगे कि उसके अंदर जितने एटम हैं सारे फॉर्मल चार्ज निकालने के बाद जब जोड़ोगे ना तो 2 माइनस आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मान लो HNO3 पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सारे फॉर्मल चार्ज निकाल के जब जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। मान लो NO3 माइनस हम कहते हैं, उस पर -1 चार्ज है, इसका मतलब सारे चार्ज को जोड़ने पे -1 आएगा। इसका मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल या किसी आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये कैसे पता चलता है? सारे फॉर्मल चार्जेज का जोड़। समझ आ रहा है? तो हम क्या कहेंगे? चार्ज ऑन द आयन, चार्ज ऑन आयन इज सम ऑफ चार्जेज ऑफ इंडिविजुअल एटम। सारे एटम पे चार्जेज जोड़ दें वही चार्ज होता है। ठीक है, अब इसका मतलब एक बात और समझिए, फॉर्मल चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। वैसे भी हम जानते हैं चार्ज जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम। फॉर्मल चार्ज जितना ज्यादा स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की उतनी कम। इसमें कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक तो बताइए। कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज? वो कैसे पूछेंगे? मान लो ओजोन दे दें, अब O3 में 3 ऑक्सीजन है, तो बना देंगे ऑक्सीजन नंबर 1 2 और 3। कहेंगे बताओ तीनों पे कितना कितना चार्ज। तो जरूरी नहीं तीनों बराबर चार्ज हो, तीनों पे अलग अलग चार्ज आएगा। लेकिन ये क्लियर है कि ओजोन पे कोई चार्ज तो होता नहीं, O3 लिखते हैं हम। इसका मतलब जब सारे चार्जेस को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। सारे चार्जेस को जोड़ने पर सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो हम क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस एटम पे चार्ज निकालना है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो लोन पेयर के फॉर्म में हैं, ठीक, माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड में, यही फॉर्मल चार्ज, समझ रहे हैं? अब देखिए फॉर्मल चार्ज, हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखे थे एक दिन, अगर आपको याद हो, नहीं याद है, मैंने कहा था उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फॉर्मल चार्ज के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज कंपल्सरी, बिना उसके फॉर्मल चार्ज नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना? तो ये भी मैं लिख देता हूं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर is required to calculate फॉर्मल चार्ज, ये जरूरी है। अब देखिए कैसे निकालते हैं, आइए एक मॉलिक्यूल चेक किया जाए। ओजोन का जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ऐसा हमको दिखेगा, ये आप लुईस डॉट बना के देख लेंगे तो आ जाएगा आपको, ये है ओजोन, ठीक है। अब देखो आप, हमसे कहा गया ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तीनों ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालो, ये कहा गया हमसे कि तीनों ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालिए। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, समझ रहे हैं? क्या फॉर्मूला लिखा ऊपर, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 ग्रुप का है, तो क्या लिखेंगे, 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, है ना, 4 लिखेंगे, आ रहा समझ में ना, माइनस हाफ इंटू बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 हैं भाई, डबल बॉन्ड मतलब 4, सिंगल बॉन्ड मतलब 2, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होके क्या आ गया, 2, तो 6 माइनस 6 क्या आ गया, 0, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं, समझ में आ रहा है? अब आओ ऑक्सीजन नंबर 2 पे हम निकालते हैं, ऑक्सीजन नंबर 2 पे फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर 1 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, माइनस हाफ इंटू बॉन्ड में कितने हैं, 4 इधर हैं और 2 इधर हैं, कितने हैं, 6 माइनस 5 दैट इज +1 है। तो वैसे तो हमको ओजोन पे कोई चार्ज तो दिखता नहीं है, O3 पे जब हम ओजोन लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं, कोई चार्ज तो है नहीं, लेकिन देखो यहाँ +1 चार्ज आ रहा है, इसका मतलब है इस पे -1 है, ये क्लियर हो चुका। रीजन, क्योंकि हम सारे चार्ज को जोड़ते हैं, जितना आता है वही मॉलिक्यूल पे चार्ज होता है, तो सारे चार्ज को जोड़ोगे तो 0 है, तो अगर ये +1 आ गया तो ये -1 आएगा, तभी तो इस पे 0 आएगा, तो देखो इसमें -1 आएगा भी, देखो कैसे आएगा। ऑक्सीजन नंबर 3 पे फॉर्मल चार्ज, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस लोन पेयर 6, देखो माइनस हाफ इंटू 2, क्योंकि बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया, 1, 6 माइनस 7, चलो कितना आ गया, -1, देखो इधर -1 और इधर +1, और इधर क्या आया, 0, -1 +1 मिल के क्या हो जाएगा, 0, और ये 0 है तो ओवरऑल कोई चार्ज तो आएगा नहीं। हमने क्या कहा, मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज होगा वो सारे फॉर्मल चार्जेस का जोड़ होता है, तो हम जोड़ें इसको, 0 प्लस +1 प्लस -1, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, 0 है ही, क्या आएगा, 0 आ गया समझ में।
कोई कंफ्यूजन? तो अभी एक दो एग्जांपल और देखेंगे, कॉपी कर लें फटाफट इसकी। हो गया क्या? इधर हो गया? चलिए अब हम लोग एक दो और एग्जांपल देखें, फिर अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया H2SO4, इसमें हर एक एटम पे हम फॉर्मल चार्ज निकालें। तो देखिए पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब ये स्ट्रक्चर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बनाने आना चाहिए, ये मैंने पहले भी बोला है। बिना लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए आप फॉर्मल चार्ज एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन है, अभी देख लेते हैं। एक नंबर ऑक्सीजन, मान लो ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर। ठीक है, ये हाइड्रोजन 1 नंबर है, ये 2 नंबर। इस पे सब पे निकालना हमको फॉर्मल चार्ज। ठीक है ना, तो हम पहले हाइड्रोजन 1 पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। हाइड्रोजन 1 बताओ, हाइड्रोजन 1 पे फॉर्मल चार्ज अगर हम देखें, ध्यान समझना भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ माइनस लोन पेयर, कभी होगा नहीं हाइड्रोजन पे लोन पेयर, माइनस हाफ इंटू क्या 2, क्योंकि बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, कैंसिल हो गया। 1 माइनस क्या आ गया 1, क्या आ गया 0। सेम यही चीज हम अगर लिखना चाहें तो क्या ऐसे लिख दें, स्टिल 0, क्योंकि जो बात इधर होगी वही सेम चीज इसके साथ भी होगी, अलग तो होगा नहीं। मतलब हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज क्या आएगा 0, दोनों पे। क्लियर एकदम? अब आओ ऑक्सीजन पे देखें, ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज 6 माइनस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर कितने हैं 4,
क्या लिख दें, क्या -12 × 4, नहीं भाई बॉन्ड कितने हैं, 2 इधर है और 2 इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, क्लियर है ना। तो 6 - 6 क्या आ गया, 0, तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं। अब ऑक्सीजन नंबर, अच्छा एक बात कहो कि अगर हम ऑक्सीजन नंबर 3 पे भी लिख दें 0 तो कोई कंफ्यूजन, जैसा 1 है वैसे ही 3, एक ही बात हो गई, ठीक है। अब ऑक्सीजन नंबर 2 पे निकालते हैं, इस पे नहीं आएगा 0, देखो देखना ध्यान से, यहाँ पे 6 - 6 -12 × 2, कैसे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6 लोन पेयर है, हाफ इंटू 2 बॉन्ड में है, कितना आ गया 6 माइनस, ये कितना आ गया 1, कितना हो गया 7, बोलो भाई -1 आ गया। इसका मतलब ऑक्सीजन नंबर 4 जो है उस पर भी कितना आने वाला है, -1। तो अब क्लियर हो गया, इस पे +2 आएगा, कैसे समझ गए, क्योंकि बाकियों पे तब 0 0 0 आ रहा है और पूरे मॉलिक्यूल पे तो कोई चार्ज है नहीं, और आपने निकाल दिया -2 चार्ज, तो इससे कितना आने वाला है, +2। देखो कैसे, सल्फर पे बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के भी 6 ही होते हैं, ऑक्सीजन का ही भाई है उसी ग्रुप में, माइनस लोन पेयर 0, हाँ कोई लोन पेयर है क्या इससे, 0, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, तो क्या लिखने वाले हैं, -12 × 8, कैंसिल होके आएगा 4, 6 - 4 = क्या आ गया, +2, तो देखो ये +2 और ये -1 मिल के सब क्या हो जाएंगे 0, बाकी तो 0 आ ही रहे थे, समझ में आया। तो इसीलिए मैंने कहा यही सही भी है, अगर मान लो आपको चेक करना है कि आपने सही निकाला है कि नहीं, तो अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब गड़बड़ निकला है, क्योंकि अगर चार्ज नहीं है तो जो भी चार्ज होता है वो फॉर्मल चार्जेस का सम ही होता है, समझ रहे हैं, तो फॉर्मल चार्ज सम करने पे 0 आना भी चाहिए, आ गया क्लियर। तो ये बात हो गई आपकी, अब आप जिसका चाहें उसका स्ट्रक्चर बना के निकालते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं VSEPR थियरी, ये हो चुका है इधर, कॉपी कर लीजिए फिर बताएं आपको VSEPR थियरी। हो गया। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ये आपको बार बार बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक।
ध्यान दें इधर, वैलेंस शेल देखो VSEPR मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। अब ये क्या चीज है, VSEPR थियरी क्या है? तो इसमें अभी तक देखो हम लोगों ने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, इससे खाली पता चला मॉलिक्यूल कैसा है, बॉन्डिंग कैसी है ना? अब इस थियरी से हमें क्या पता चलने वाला है, इस थियरी से हमें पता चलने वाला है मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, ज्योमेट्री कैसी है, बॉन्ड एंगल क्या है, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी। तो देखिए VSEPR थियरी क्या है। तो सबसे पहली बात, इस थियरी में ध्यान से समझना क्या कहा गया है। इस थियरी में कहा गया है, जिसे नाम से लग रहा है, कि किसी भी मॉलिक्यूल का जब मॉलिक्यूल बनता है ना, तो उसका जो मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग होती है उसके लिए खाली और खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे इसीलिए नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, है ना? तो सबसे पहली बात हमें क्या समझ में आ रही है कि फॉर बॉन्डिंग के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, फॉर बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ पे, बॉन्डिंग के केस। अब देखो अगली बात ध्यान से सुनना, हम सभी इतना तो जानते ही हैं, जितना ज्यादा रिपल्सन होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, क्योंकि रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है, स्टेबिलिटी घटती है ना? तो होता क्या है, जब मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ही तो, जैसे ये बॉन्ड, मान लो हम कार्बन किनारे बॉन्ड बनाए, तो ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन ही तो है सारे। ये जो बॉन्ड बने हैं, बॉन्ड मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, है ना? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसा कोशिश करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन ये कोशिश करते हैं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें, क्योंकि दूर रहेंगे तो रिपल्सन क्या होगा, कम। अब सोचो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये है, ये इनके बीच 180 डिग्री का एंगल, काफी दूर दूर है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को उठा के हमने यहाँ रख दिया 90 डिग्री की, ये देखो, तो रिपल्सन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पास पास आएंगे तो रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो कोई स्टेबिलिटी घटाना चाहेगा नहीं, सब लोग क्या चाहेंगे, दूर दूर रहें। इसका मतलब इस अगला पॉइंट इस थियरी का ये है, इलेक्ट्रॉन ट्राई टू ऑक्यूपाई maximum distance and maximum angle। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या ऑक्युपाई करना चाहते हैं, दूर रहें और एंगल भी खूब ज्यादा रहे, क्योंकि एंगल घटेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। आया समझ में? अब सोचिए अगला पॉइंट। अब इसमें अगले पॉइंट में कि इन्होंने कहा कि जैसे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड हो उसको एक जैसे ट्रीट करिए। ये नहीं डबल को मानिए कि 2 बॉन्ड हो गया, ट्रिपल को 3, ऐसे नहीं।
जो काम आप डबल बॉन्ड के लिए मानेंगे वही सिंगल के लिए, वही ट्रिपल, सबके लिए एक जैसे। समझ रहे हैं? मतलब इसमें क्या कंसीडर करना है? डबल, सिंगल एंड ट्रिपल bonds are considered as सिंगल यूनिट, एक जैसा माना जाएगा। अभी ये जब हम थियरी को एक्सप्लेन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर तो और क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना जानिए थियरी में क्या क्या कहेंगे। अब अगला पॉइंट देखिए इस थियरी का। इसका मतलब इस थियरी में सबसे बड़ा गेम रिपल्सन का ही है, हमें रिपल्सन को घटाना है। तो रिपल्सन्स जो होते हैं वो कितने तरीके के आपके मॉलिक्यूल में होंगे? रिपल्सन जो होते हैं, एक टाइप का रिपल्सन होता है, इसको एलपी रिपल्सन कहते हैं, लोन पेयर रिपल्सन। और एक को कहते हैं हम एलपी बीपी रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और एक को कहते हैं बीपी और बीपी रिपल्सन, बॉन्ड पेयर। ये सबसे तगड़ा रिपल्सन होता है, ये रिपल्सन का ऑर्डर। सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन कौन सा होता है? एलपी। इसका मतलब जहां एलपी होगा वहां स्टेबिलिटी बहुत कम होगी क्योंकि रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। अब क्यों एलपी बहुत तगड़ा होता है रिपल्सन? सोचो कि मान लीजिए हम वाटर मॉलिक्यूल आपके लिए बना रहे हैं, ये है वाटर, है ना, ये लोन पेयर, ये वाटर होते हैं। अब सोचिए इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनके ऊपर कितने न्यूक्लियस का जोर लग रहा है? 2 न्यूक्लियस है भाई, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ऑक्सीजन का, दोनों बीच में ये दोनों इलेक्ट्रॉन जकड़े हुए हैं। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियस। बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है? 2 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में। समझ रहे हैं ना? अच्छा, 2 न्यूक्लियस का जोर लगेगा तो फ्री होंगे क्या? बहुत सब फोर्स लग रहा होगा इस पे। और ये जो है ये लोन पेयर, बताओ जरा, इनमें तो एक ही न्यूक्लियस होगा ना, किसका? ऑक्सीजन का। भाई हाइड्रोजन का कोई जोर उस पर लगेगा क्या? वो किसका है? ऑक्सीजन का। तो ये क्या है? लोन पेयर आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ 1 न्यूक्लियस, सिर्फ एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा। तो अब मुझे बताइए कौन सा ज्यादा फ्री होगा, लोन पेयर की बॉन्ड पेयर? लोन पेयर, जाहिर सी बात है, एक को 2 लोग मिलके पकड़े हुए हैं और एक को एक ही पकड़े हुए हैं, तो ज्यादा फ्री कौन हुआ? लोन पेयर। और जो फ्री होगा वही तो रिपेल कर पाएगा, और जो एकदम जकड़ा हुआ होगा वो कैसे रिपेल करेगा? ठीक है, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स मोर ऑन लोन पेयर। इसीलिए लिखा अगर लोन पेयर है तो उसका रिपल्सन सबसे स्ट्रांग होगा क्योंकि दोनों फ्री है। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में एक तो फ्री है, एक जकड़ा हुआ है, और इसमें दोनों जकड़े हुए हैं, बॉन्ड पेयर तो सबसे कम। इसीलिए हम लोग मानते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का आइडियल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? जिसमें सब खाली बॉन्ड पेयर हो। सोचो, क्योंकि ये सबसे कम रिपल्सन से स्ट्रक्चर खराब होगा, और इसमें तो कहीं रिपल्सन होगा ही नहीं। बॉन्ड पेयर नेग्लिजिबल, बहुत ही कम। इसका मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल का आइडियल स्ट्रक्चर हमें जानना है कैसा होता है, तो हम क्या देखना चाहेंगे? बॉन्ड पेयर खाली हो, उसमें लोन पेयर ना हो, तो वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? आइडियल। इसका मतलब बॉन्ड पेयर से हमें क्या मिलता है? गिव आइडियल स्ट्रक्चर। ये हमें क्या देते हैं? आइडियल स्ट्रक्चर।
अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्यों हम कह रहे हैं आइडियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। मान लो 4 बॉन्ड पेयर है, कोई स्ट्रक्चर मिला। अब कोई अगला मॉलिक्यूल है जिसमें 4 बॉन्ड पेयर की जगह 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर कुछ खराब करेगा स्ट्रक्चर को। तो हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रक्चर खराब हुआ? जब हमको ये मालूम हो कि सही स्ट्रक्चर क्या है, तब तो हम कहेंगे। बोलो। अच्छा आप सोचिए कि हम सब लोग पैर से चलते हैं और कोई आदमी हाथ से चलता हुआ दिखे, तो हम कहेंगे इसके में कुछ गड़बड़ी है। बोलिए, कैसे पता आपको उसमें गड़बड़ी है? ऐसे पता चला कि नॉर्मल चलना क्या होता है? हाथ से, अरे पैर से। तो अब नॉर्मल चलना किससे होगा? हाथ से। इसी तरह अब सोचो, सब लोग हाथ से चल रहे होते, तो कोई अगर पैर से चलता तो उसको अब नॉर्मल बोलते ना। इसका मतलब एक स्टैंडर्ड है क्या, कि हाथ से नहीं चलना है, पैर से चलना है, यही तो स्टैंडर्ड है। उसी तरीके से जब खाली पूरे के पूरे बॉन्ड पेयर होंगे, तो जो स्ट्रक्चर हमको दिखेगा वो स्टैंडर्ड होगा। अब हमने कहा 4 बॉन्ड पेयर का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ये है, हमने बना दिया। अब आपने क्या किया, 4 में 3 बॉन्ड पेयर रखा और 1 लोन पेयर रख दिया। तो हमने कहा 4 होने पे ऐसा होना चाहिए था, लेकिन देखो ये ऐसा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि क्या आ गया? लोन पेयर। मान लो 2 लोन पेयर आ गए, तो हम कहेंगे और खराब हो गया। तो हम किससे कंपेयर कर रहे होंगे? इसका मतलब आइडियल स्ट्रक्चर हमको कौन देगा? जब सारे के सारे क्या हो? बॉन्ड। तो जो उसके रिपल्सन को हम बहुत कम मानेंगे, वो स्ट्रक्चर को जो देगा वो स्ट्रक्चर खराब नहीं करेगा। खराब इन द सेंस तो स्ट्रक्चर में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो अब हम लोग इन चीजों को यूज करके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो पहले इसको करिए फटाफट, तो आगे बात करें। हो गया क्या?
ये देखिए, अब देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब स्टैंडर्ड जानने जा रहे हैं। हम ऐसे मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं जिसमें खाली क्या होता है, बॉन्ड। तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा ना कि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कौन सा है। भाई हमने क्या कहा, बॉन्ड पेयर क्या देगा, आइडियल। तो अगर मान लीजिए 5 बॉन्ड पेयर हैं तो हमें पता चल जाएगा 5 बॉन्ड पेयर में कैसा होना चाहिए। अब मान लीजिए हमने आपको दे दिया 5 बॉन्ड पेयर में 3 बॉन्ड पेयर दे दिया, 2 लोन पेयर दे दिया, तो आपको पता चलेगा 5 का ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये है ऐसा, है ना। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ी आ रही है शेप में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे AB2 टाइप की। व्हाट इज AB2 टाइप देखना। ए मतलब यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मतलब जैसे CO2 में सेंट्रल एटम क्या है, C, है ना। और बी मतलब है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऐसे को बोलेंगे AB2 टाइप। समझ आ रहा है ना भाई। अब अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहो तो देखो, ये देखो BCl2, CO2, ये सब इसी के एग्जाम्पल। अब आपको बड़ा ध्यान से समझना, इसलिए मैंने कहा था ये टिपिकल टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो इतना आसान नहीं होगा। कैसे पता यही, क्योंकि हमें ऐसा मॉलिक्यूल बनाना है जिसमें कोई लोन पेयर ना हो, एक सेंट्रल एटम हो जैसे ए, और उसके किनारे 2 बॉन्ड पेयर हो। देखिए Cl, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे बहुत ही अच्छी बात है, ये तो 2 2 होते हैं, 2 होता है, बेरिलियम 4 होता है। हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, हमने पहले ही कहा था कि जब हम लोग 3 में पढ़ते हैं तो यही होता है, सही में यही होता है। क्योंकि हाँ ठीक है, आए हैं तो अपना देख जोख के चल दिए। अभी रोज पूछा जाए, फीस जमा हो 25,000 रुपये आपकी, तो पूरा खानदान भी पूछेगा। जब आप यहाँ जाएंगे पिताई पूछेगा क्या पढ़ाई हुई, क्या पढ़ के आए हो आज। अभी कोई नहीं पूछता होगा, मेरी गारंटी है ये कि जब ना वो पूछेंगे ना हम पूछेंगे ना आप पढ़ेंगे तो बस करेंगे। और अगर यही, हमने पहले भी एग्जाम्पल दिया, यही पैसा लेके पढ़ाया जाता तभी क्या होता, तब भले बच्चे कम आते, 1 आते 2 आते, लेकिन जो आते वो हमसे भी पूछते रोज, क्योंकि उन्होंने पैसा दिया होता। रोज सवाल पूछते, घर जाते तो पापा उनसे पूछते क्या हुआ, कितना पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया, कोर्स खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है। तो अब आप सोचिए, हम लोग आ गए VSEPR थियरी, इतने इंपॉर्टेंट चीज पे, और हम बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पा रहे हैं, है ना। ये वैसे ही है जैसे मान लीजिए नर्सरी बच्चा है, उसको हम रटवा रहे हैं कि चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ, और उसको हम रटा भी रहे हैं रोज। अभी उसको ये नहीं मालूम है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल होता है, लेकिन हम क्या रटवा रहे हैं, चेकोस्लोवाकिया। तो उसको कभी आएगा, वो बैठ के क्या कहेगा, जैसे आप लोग, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, बस। क्योंकि ये तो फिक्स है, ये जो है ना ये फिक्स है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। ये रिफ्लेक्स एक्टिंग, जैसे मान लीजिए हमें बगल में प्रेस रखा हो, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हीटेड प्रेस रखा हो हमारे बगल में, प्रेस गरम गरम रखा हो, तो अगर हमारा हाथ उस पर पड़ जाए तो क्या होगा, तुरंत अपने आप झटके हटेगा। ऐसे थोड़ी हटेगा कि हम गरम है प्रेस, हाथ पड़ा, फिर हम पीछे घूमे देखे अच्छा ही प्रेस है, गरम है तो हम हटा लिए, ऐसे तो होगा नहीं, वो तो अपने आप हटेगा ना। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्स, बायोलॉजी में इतना जानते होंगे, ये रिफ्लेक्स एक्शन, इसका कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड पे होता है, ब्रेन में प्रोसेसिंग नहीं होती। अब मान लीजिए ब्रेन में ऐसे हो, तो ब्रेन में अगर ये इंफॉर्मेशन जाए
तो सोचिए आप प्रेस पे हाथ पड़ा, ब्रेन में गया, ब्रेन सोच रहा है, तब इन्फॉर्म, तब तक हाथ जल जाए। तो इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो जब हम लोग पूछते हैं, जैसे देखिए हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय हर एक सेंटेंस के बाद क्या आता है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया, तो ये हमारे रिफ्लेक्स में चला गया है। मतलब हम ना भी चाहें तो भी निकलता रहेगा हमेशा पढ़ाते समय, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया क्या। और वही आपके रिफ्लेक्स में नहीं जाना था क्या, ये चीज आपको ये होना था, जैसे मैं पूरा समझ में आया तो आपकी ब्रेन में जाना था, ये जो आवाज थी ब्रेन में जानी थी, फिर प्रोसेस करते आ गया तो हाँ सर आ गया, नहीं आया तो नहीं भी बोलते। लेकिन अभी क्या है, कोई दिक्कत, तो रिफ्लेक्स में चला गया, तो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं काम करेगा। अच्छा बताओ, एग्जाम रिफ्लेक्स से दोगे क्या, स्पाइनल कॉर्ड से एग्जाम दोगे, कहाँ से दोगे, ब्रेन से ना। तो ब्रेन में स्टोर करिए। हमारी आदत तो अच्छी है कि रिफ्लेक्स में चला गया, हम फटाफट क्या करते हैं, हम तुरंत तुरंत आपसे पूछते रहते हैं फटाफट कि कोई दिक्कत कोई दिक्कत। अब आपके भी नहीं, हमने अभी कोई खाली कहा तो हम ना, कोई दिक्कत नहीं, अब दिक्कत पूछा ही नहीं, हमने कोई कहा तभी आ गया नहीं, इतना तगड़ा रिफ्लेक्स हो गया। ये गलत बात है, चीजें पीछे का रिवाइज करिए, नहीं तो आगे दिक्कतें होंगी। चलिए देखिए, ये हो गया हमारा BeCl2। तो ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप Cl, आप सोचो एक Cl जो होता है, हम एक बता रहे हैं, ये हमें यहाँ बताना नहीं है, सब कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़े हैं। तो सोचिए बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इधर एक इधर, और जब क्लोरीन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, तो ये बन गया। क्या बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर बचा, जब 2 ही थे तो बचेगा कैसे भाई, 2 तो अंदर वाले हैं। अभी पहला ही पॉइंट क्या लिखा था हम लोगों ने, केवल बाहर वाला वैलेंस सेल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इससे तो कोई मतलब भी नहीं है ना। तो इसके पास क्या लोन पेयर बचा क्या, नहीं ना, तो लोन पेयर कोई नहीं आया। क्लियर हुआ कुछ। अब सोचो हमने क्या कहा था, थियरी लगाइए। अब थियरी में उन्होंने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रहना चाहते हैं, मैक्सिमम दूरी और मैक्सिमम एंगल पे। तो आप मुझे बताइए कि जब ये BeCl2 लिखोगे तो यही तो बॉन्ड है, यही बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब यही तो। 2 लाइन को एक प्लेन में लिखना हो तो मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है, 180। भाई ऐसा थोड़ी हो सकता कि इसको हम कहें अच्छा 180 बढ़ा दो, थोड़ा नीचे कर दी, तो इधर से कम हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है 2 लाइन के बीच, 180 है कि नहीं। तो इसका मतलब हमने कहा है कि ये कहाँ रहना चाहते हैं, मैक्सिमम एंगल और मैक्सिमम दूरी पे। मतलब जब कभी भी AB2 जैसा होगा तो एंगल क्या होगा इनका, 180। मतलब आप क्या कहोगे, जब कभी भी AB2 होगा तो एंगल विल बी 180। और शेप क्या होगा बताओ, लीनियर नहीं होगा। भाई ये कैसा शेप दिखाई दे रहा है, लीनियर, सीधा सीधा। तो जब कभी AB2 हुआ तो अब क्लियर हो गया कि एंगल 180 और शेप लीनियर आ गया। अब देखो CO2 हम कह रहे थे, देखो CO2 की भी बात करते हैं, CO और O। ऐसा क्यों हमने बनाया, क्योंकि आप फिर से देख लीजिए, वैसे ये पिछले चैप्टर की बात है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, 4 होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का है। अब कार्बन को ऑक्टेट अगर पूरा करना है तो 2-2 शेयर करना पड़ेगा कि नहीं, 2 इधर से और 2 इधर से, तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा। बोलो भाई, तो ये पूरा हो गया ऑक्टेट कार्बन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन फिर वही बात, कहाँ रहना चाहेंगे, मैक्सिमम दूर। अब हमने तो इसका मतलब ऐसे ही रहेंगे, तो एंगल क्या होगा इनके बीच, हमने क्या कहा था, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, सबको एक जैसा माना जाएगा, जैसे इसको माना गया वैसे इसको माना गया। तो इसका मतलब अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और 2 बॉन्ड पेयर है, ऐसे भी सवाल पूछेंगे कि सेंट्रल एटम के पास 2 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल का एंगल बताइए, स्ट्रक्चर बताइए।
बता लेंगे एंगल 180, स्ट्रक्चर लीनियर। क्लियर। अगला देखिए, अब मान लीजिए हमने कहा AB3 टाइप। अब बताइए, अब इसका एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे हम कहते हैं BF3, ये देखिए, हाँ NH3 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, देखिए अब इन्होंने बोला NH3 तो आप चेक करो, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 3 बॉन्ड बना है तो 3 यूज हो गए, एक बचेगा ना लोन पेयर। और हमको क्या चाहिए? लोन पेयर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि सब के सब क्या हो? बॉन्ड पेयर। अभी इसको अलग वाले में हम पढ़ेंगे लोन पेयर के साथ। तो अब देखिए बोरॉन कैसे हमने कह दिया, बोरॉन कितना होता है? 5, मतलब 2 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 3। और तीनों तीनों यूज हो गए किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। कोई बचा क्या लोन पेयर? नहीं। तो अब बताइए आप, तो जब BF3 बनाएंगे, 3 लाइन को एक प्लेन में बनाना है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाए? अरे भाई, एक प्लेन में सारे एंगल का जोड़ कितना होगा? 360 डिग्री। तो एक एंगल कितना बनाना पड़ेगा? 120 डिग्री। 120 120 120 कितना हो जाएगा? 360। ये क्यों कहा आपने 180 डिग्री? क्योंकि भाई अगर ये 180 पे है, ये 180 पे है, तो कुल मिला कितना आ जाएगा? 360। कुल 360 ही तो आता है, उससे ज्यादा भी आता है। हम लोग के समय ऐसे ही होता था, अभी भी हो अगर। तो अब देखिए ये एंगल कितना हुआ? 120 डिग्री का, तब 120 डिग्री। समझ में आ रहा है? कुल कितने एंगल 120 के? 3 एंगल ऐसे देखा जाता है, बी जैसे का FBF, तो कितने हुए? 120। आया? तो अब सोचिए, अगर कभी भी 3 बॉन्ड पेयर हुआ तो एंगल कितने हुए? 120 डिग्री का। शेप कैसा हुआ? ऐसे शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल। ट्राइगोनल कहते हैं। और आगे लिखते हैं प्लेनर। क्या लिखते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। आया? मतलब प्लेन में, एक ही जैसे बोर्ड है इसी प्लेन में बना हुआ है ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बना दिया जिसमें सारे एंगल बराबर हैं, और वो कहाँ बना है? प्लेन में। क्लियर। जब कभी भी आज से दिखेगा कि 3 बॉन्ड पेयर खाली हो, कोई लोन पेयर नहीं है, तो एंगल विल बी 120 एंड शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। अब आइए 4 की बात की जाए जरा। तीसरा AB4 टाइप, इसकी बात की। AB4 टाइप, तो अब देखो आप जरा AB4 टाइप के बारे में। अब AB4 टाइप में हम क्या कहें? CH4 कह दें एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4, और चारों बॉन्ड बना लिए। कोई लोन पेयर बचेगा क्या? नहीं। हो गया AB4, कोई लोन पेयर नहीं बचना चाहिए। अब दिक्कत इसमें यह है, अगर आपने 4 बॉन्ड बनाना तो ऐसे बना दीजिए, H H H और H। बोलो कितने डिग्री का एंगल? अब तो कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबल नहीं है ये। अभी हम 90 से ज्यादा बना सकते हैं। 90 मतलब बहुत रिपल्सन, स्टेबिलिटी काफी कम। और मीथेन तो बहुत स्टेबल होता है भाई। मीथेन का स्ट्रक्चर काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये गलत है, स्ट्रक्चर कुछ और होता है। तो देखिए वो क्या होता है, वो ऐसा होता है CH H H और H, ऐसा होता है। अब इससे तो आपको और दिक्कत होगी, ये एंगल तो ज्यादा लग रहा है और ये बहुत कम है। सब बराबर है इसमें, जितने एंगल हैं सब बराबर है। सब हैं 109 डिग्री 28 मिनट, या इसी को हम कहते हैं 109.5 डिग्री। सब के सब बराबर है। ये जो कम दिख रहा है ये भी बराबर, क्योंकि ये ऐसे नहीं है जैसे दिख रहे हैं। आप देखो इस तरीके से हैं,
आप समझना जरा ध्यान से, ये देखो ऊपर जो हाइड्रोजन है ये रहा, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, यहाँ तो 109 दिख ही रहा होगा, तो ज़्यादा है 90 से, ये तो 109 जैसा कुछ दिख रहा है, ऐसा है, क्लियर, ऐसा दिख रहा है। ये ब्लैक वाला कौन सा हाइड्रोजन है, ये वाला, और वो कौन सा है, ये वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये दोनों एक प्लेन में है। अब आप देखिए जो वो है कौन सा, वो इधर वाला, ये ऐसा है, ऐसे आपकी तरफ निकला हुआ, समझ रहे हैं नहीं, ये प्लेन में नहीं है, कहाँ है, आपकी तरफ निकला। तो देखिए सारे एंगल बराबर दिख रहे हैं नहीं एक तरीके से, ये वाला भी बराबर, इधर वाला भी इधर, क्योंकि प्लेन क्या हो गया, बदल गया, ऐसा कुछ दिखेगा, देखना ये ऐसा, ठीक, ये हमारी तरफ दिख रहा है, ठीक है ना, तो अब ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक, और ये देखो, ये ऐसे कुछ कर लो इसको थोड़ा और इधर, और ये कहाँ है, यहाँ है, एक कहाँ है, यहाँ पे, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये कहाँ है, पीछे है, समझ रहे हैं, तो दो हाइड्रोजन ये वाले और ये वाले तो बोर्ड पे ही बने हुए हैं, और एक कहाँ है, पीछे, और एक कहाँ है, आगे, तो आप देखो अगर सब, तो सब एक ही जैसे एंगल के दिख रहे हैं नहीं, तो ये है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो अब खुद सोचो, अगर एक प्लेन में हम बना देते तो दिक्कत क्या होती, सब 90-90 पे नहीं आ जाते, अब कितने पे आ रहे हैं, और 109 मतलब अच्छा एंगल, अच्छा मतलब ज्यादा एंगल, और ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। इसको हम लोग ऐसे भी बनाते हैं, देखो इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही बनाते हैं, सी एच, जो चीज बोर्ड के प्लेन में है वो सीधी ऐसे नॉर्मल लाइन से खींच दी जाती है, और जो चीज आपकी तरफ है वो ऐसे खींची जाती है, ऐसे, देखो एच, और ये ऐसे खींच दिया जाए, इससे मालूम है क्या हुआ, ये आप समझ गए बोर्ड के प्लेन में है, और ये यहाँ है, यहाँ, और ये कहाँ है, वहाँ बोर्ड के पीछे, समझ रहे हैं, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं वेज, क्या बोलते हैं, वेज लाइन। वेज का मतलब होता है, वेज मतलब WEG नहीं था, है ना, वेज का मतलब क्या, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, कहाँ, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब जिधर से आप देख रहे हैं वो आपकी तरफ ही दिख रहा है, और इसको क्या बोलते हैं, डैश, और डैश मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, आ रहा है भाई, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो हमेशा याद रखना, ये ऐसे या तो बना लें, या तो क्लियर रहे, और या तो ऐसे बनाइए तो आपको पता रहे कि एक आगे है और एक पीछे है, और दो प्लेन में, और सबका एंगल क्या है, 109 डिग्री। तो जब कभी भी AB4 टाइप आएगा तो एंगल क्या होगा, 109.5 डिग्री। शेप क्या होगा, इस शेप का नाम है टेट्राहेड्रल, क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रल, आया, तो मीथेन का होता है शेप टेट्राहेड्रल, यहाँ पे कोई दिक्कत, अब AB5 AB6 AB7 टाइप तक हैं, पहले इतना आप देखें, ध्यान से इसको करिए जल्दी से।
राहुल यार ये थंबनेल गलत लगा होता है। हमारा जो 7:30 बजे क्लास है यूट्यूब पे, उसके थंबनेल पे ये वाली क्लास चल रही है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर। कर लिया? कर लीजिए, फिर इसको हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ध्यान से फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, ये जो पॉइंट पढ़ाएं ये समझ के आएंगे क्योंकि ये ओरिजिनल है। इसके बाद हम लोन पेयर वाले पढ़ेंगे, तो आप ध्यान दो, यही जो AB4 है इसी में क्या होगा, 2 लोन पेयर आ जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि ओरिजिनल कैसा था, तो हम कहेंगे ओरिजिनल था टेट्राहेड्रल, तो लोन पेयर की वजह से कैसा हो गया तब कंपेयर कर पाएंगे। ठीक, ये पढ़ के आइएगा ध्यान से, ठीक है ना।